नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। टॉप एजेंडा की शुरुआत करेंगे बागपत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। लूट हत्याओं के बाद बागपत में अपहरण का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। बागपत में दिन दहाड़े व्यापारी का अपहरण हुआ। अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। फोन पर लोहा व्यापारी के परिवार से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। दिन दहाड़े अपहरण की घटना से पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। कार सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। कोतवाली बड़ौद क्षेत्र के मेन बड़ा बाजार की ये घटना है, जहां पर दिन दहाड़े लोहा व्यापारी का अपहरण कर लिया गया। उसके बाद अपहरणकर्ताओं ने परिवार को फोन करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी, यानी कि 1 करोड़ रुपए की रंगदारी अपहरणकर्ताओं के द्वारा व्यापारी के परिवार से मांगी गई है। जिस तरीके से लगातार लूट और यहाँ पर अपहरण की वारदातें सामने आ रही हैं, इससे ये बात तो साफ है कि पुलिस प्रशासन का कोई डर अपराधियों के मन में नहीं है। लूट और हत्याएं की जो वारदातें हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि प्रशासन व्यवस्था पर सवाल तो उठता ही है। और अब एक दिन दहाड़े ये अपहरण, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी लोहा व्यापारी के परिवार से। जिस तरीके से अपहरण हुआ है दिन दहाड़े, उससे ये साफ है कि ये अपहरणकर्ता पहले से जानते थे कि कब व्यापारी का अपहरण किया जा सकता है। तो कुछ सवाल हैं जो यहाँ पर सीधा सीधा प्रशासन व्यवस्था पर उठते हैं। तो पूछता है न्यूज़ वन इंडिया कि आखिर एसपी अभिषेक सिंह से क्या बागपत नहीं संभल पा रहा है? उत्तर प्रदेश का क्राइम कैपिटल बन रहा है अब बागपत। तो जिले में संगठित अपराध की दोबारा क्या शुरुआत हो गई है? जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि संगठित अपराध अब खत्म हो रहा है, लेकिन बागपत लग रहा है कि संगठित अपराध का एक दोबारा से क्षेत्र बन गया है। तो गैंगवार की आशंका लगातार क्यों बढ़ रही है बागपत में? अभी तक क्या कर रही है बागपत की पुलिस? तो बागपत की पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है? लगातार यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से लूट और हत्याएं की वारदातें सामने आ रही हैं, तो बागपत पुलिस आखिर किसका इंतजार कर रही है? कब कार्रवाई करेगी? कानून व्यवस्था कब मजबूत होगी? अपराधियों में कब खौफ होगा कानून का? क्योंकि दिन दहाड़े किसी व्यापारी का अपहरण करना और उसके बाद फोन करके परिवार से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगना, इससे साफ पता चलता है कि डर और खौफ अपहरणकर्ताओं में कहीं नहीं है। तो बागपत पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो उठता ही है, क्योंकि वारदातें जिस तरीके से सामने आई हैं, उसके बाद ये बात बिल्कुल साफ होती है कि कानून का डर अपराधियों में नहीं है, यानी कि बागपत पुलिस की कार्यशैली बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो एसपी अभिषेक सिंह से क्या बागपत नहीं संभल रहा है? क्या बागपत नहीं संभाल पा रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है बागपत। जिस तरीके से लगातार कई वारदातें सामने आई हैं, जिले में संगठित अपराध की दोबारा शुरुआत हो गई है क्या? हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही थी कि संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में अब खत्म होने की सीमा पर है, लेकिन ऐसे में बागपत में क्या दोबारा शुरुआत होती नजर आ रही है? गैंगवॉर की आशंका भी लगातार क्यों बढ़ रही है बागपत में? अभी तक आखिर बागपत की पुलिस क्या कर रही है? तो कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन आखिर क्यों बागपत की पुलिस की तरफ से नहीं लिया गया? तो बता दें आपको कि एक लोहा व्यापारी, जिसकी दिन दहाड़े अपहरणकर्ता अपहरण कर लेते हैं जिसका, और उसके बाद 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगते हैं व्यापारी के परिवार को फोन करके, तो इसमें ये बात साफ जाहिर होती है कि डर नहीं है अपराधियों में। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो प्रशासन पर उठते हैं। वो ये कि एसपी अभिषेक सिंह क्या बागपत नहीं संभाल पा रहे हैं? कानून व्यवस्था आखिर इतनी कमजोर क्यों है और अपराधियों में कोई खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है बागपत। जिस तरीके से लगातार कई वारदातें सामने आई हैं, लूट की, हत्या की और अब अपहरण की, तो जिले में संगठित अपराध की क्या दोबारा शुरुआत हो गई है, ऐसा माना जाए? गैंगवॉर की आशंका लगातार आके क्यों बढ़ रही है बागपत में, और अभी तक बागपत की पुलिस कर क्या रही है? तो कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप बागपत की पुलिस ने अभी तक क्यों नहीं उठाया है? क्या सरकार का दिशा निर्देश देना ही काफी होता है? क्या पुलिस प्रशासन की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए? क्योंकि सरकार सिर्फ दिशा निर्देश दे सकती है, लेकिन उन दिशा निर्देशों का पालन करना, कानून व्यवस्था का मजबूत होना तो खुद पुलिस प्रशासन के ऊपर है। तो किस तरीके की आखिर ये कार्यशैली अपनाई जा रही है, जो कोई खौफ अपराधियों में नजर नहीं आ रहा?
तो कई सवाल यहाँ खड़े होते हैं पुलिस प्रशासन पर कि आखिर क्यों बागपत में इस तरीके से लूट और हत्याओं की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। कानपुर से जब सुजीत अपहरण कांड सामने आया था, जिसमें सुजीत की हत्या भी हो गई थी, तो ये बात कही गई थी कि उस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा, लेकिन उस मामले को सुलझाने में पुलिस प्रशासन नाकाम रहा, क्योंकि ये भी नहीं पता चला कि आखिर फिरौती की रकम कहाँ गई। सुजीत का शव तक ढूंढने में नाकामयाब रही पुलिस। अब ऐसे में अब बागपत में ये दिन दहाड़े एक लोहा व्यापारी का अपहरण कर लिया गया और उसके बाद पुलिस अभी भी चुप्पी साधे हुए है। तो प्रमोद तिवारी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद जी प्रमोद जी, ये बागपत से एक घटना सामने आई है जहां पर एक लोहा व्यापारी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया और उसके बाद परिवार से 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई है। आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय कानून का राज नहीं बल्कि चारों तरफ जंगल का राज है। आप देखिए, कल फिरोजाबाद में एक लड़की को छत पर चढ़कर इसलिए मार दिया गया उसने छेड़खानी का विरोध किया। दूसरी लड़की मऊ में कल की घटना है, वो छत से इसलिए उसको फेंक दिया। तो ना बेटियां सुरक्षित हैं ना आमजन। अब ये जो लोहे के व्यापारी हैं, ये दिन दहाड़े इनका अपहरण होना कानून के साथ व्यवस्था को खुली चुनौती है और ये साफ करता है, स्पष्ट करता है कि पुलिस का भय, पुलिस का एक डर अपराधियों से निकल गया है और उन्हें मालूम है अच्छी तरीके से कि ये वो सरकार है भाजपा की जो अपराधियों के साथ खड़ी होती, पीड़िता के साथ नहीं, पीड़ित के साथ नहीं। तो इसलिए अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। कुछ अपराध सामने आ रहे हैं जो आप लोग उठा देते हैं जी। मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग उठा देते हैं, वरना बहुत से तो अपराध हो रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है। अब कहते हैं अपहरण, बलात्कार, यही उत्तर प्रदेश में आज चारों तरफ आम। प्रमोद जी, जिस तरीके से सरकार तमाम दावे करती है, लगातार देखा जाता है कि किस तरीके से निलंबन हुए हैं, किस तरीके से ट्रांसफर हुए हैं अधिकारियों के, उसके बाद कानून व्यवस्था को मजबूत करने का हवाला दिया जाता है कि ये ट्रांसफर इसीलिए होते हैं, जिस भी अधिकारी की कमी पाई जाती है तुरंत कार्रवाई की जाती है, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाता है। ऐसे में आखिर इस तरह से ग्राफ क्यों बढ़ता जा रहा है अपराधों का? कमी कहाँ है? देखिए, मैं बताता हूँ, 1 मिनट 1.5 मिनट सुनिएगा। बलिया में सीओ और एसडीएम के सामने गोली चलती है जी। और उनके साथ भाजपा के एमएलए खड़े हो जाते हैं और उनको कल फूल बरसा के उनका स्वागत करते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने खुद नोटिस दे रखी है जी। यहाँ क्या होता है हाथरस में, क्या होता है कानपुर में, क्या होता है फिरोजाबाद में, क्या होता है मऊ में। तो ये सारी चीजों से जनता के मन से पुलिस का विश्वास उठ गया है और अपराधियों के दिमाग में अगर कोई होगा तो कोई न कोई भाजपा का नेता, कोई न कोई विधायक, सांसद हमें बचा लेगा। तो इसलिए कुल मिलाकर आज अपराधियों के मन में जो एक खौफ होना चाहिए कि हम अपराध करेंगे तो सरकार कहर बन के, अब ट्रांसफर पोस्टिंग, इससे कहीं बात बनने वाली है। एक वातावरण देना पड़ेगा कि यह सख्त है, ये कानून जो तोड़ेंगे उनके खिलाफ पूरी ताकत से काम करेगी। ये नहीं देखेगी जात, बिरादरी, धर्म। यहाँ तो अपराध में भी जात, बिरादरी और धर्म का वर्गीकरण होता है। जी प्रमोद जी, यानी कि जरूरत है काम करने की ढांचे में, जिस तरीके से काम हो रहा है, अगर उसको मजबूत नहीं किया गया या उसको बेहतर नहीं किया गया तो इसी तरीके से अपराध बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें जो सरकार जनता के सामने रख देती है, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में देखा गया था कि सरकार ने एक आंकड़ा रखा था और जिसमें यह बात सामने आई कि आपराधिक जो आंकड़ा है, जो ग्राफ है, वो पहले की सरकारों की सत्ता के मुकाबले बहुत कम है। अपराध तो हो रहा है ना, और दूसरा ये आंकड़ा कि महिलाओं के साथ बलात्कार में तो देश में नंबर 1 हो गए हैं, उस आंकड़े कैसे छिपाएंगे। तीसरा, आंकड़े जो होते हैं निर्भर करते हैं कि कितने मुकदमे दर्ज होते हैं। वो मुकदमे जब क्राइम लिखा ही नहीं जाएगा तो अब संख्या तो आर्टिफिशियली टेक्निकली कम कर दी जाती है दिखाने के लिए। पर सवाल ये कि आज वातावरण उत्तर प्रदेश में भय, आतंक व्याप्त करता था, तो कोई आदमी सुरक्षित नहीं। मुख्य चीज तो यही है। अब आप बताइए, अगर आंकड़े कम थे
भय और आतंक होता पुलिस का, तो क्या दिन दहाड़े इस लोहे के व्यापारी का अपहरण होता और 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती? ये दर्शाता है। आंकड़े तो आप जितने मुकदमे लिखेंगे उतने आंकड़े होंगे, जब मुकदमे नहीं लिखेंगे आंकड़े नहीं होंगे। तो आंकड़े कोई इस बात की गारंटी नहीं होते कि यह कानून व्यवस्था ठीक है। लेकिन प्रमोद जी, ये जो बात आप कह रहे हैं कि आंकड़े कम होंगे क्योंकि केस दर्ज ही कम होते हैं, इसी वजह से आंकड़े भी कम हैं, तो यानी कि अगर देखा जाए तो ना सिर्फ बीजेपी के कार्यकाल में, पीछे जितनी भी पार्टियां यूपी में रही हैं, आंकड़े किसी में भी कम चाहे कुछ भी दिखाए हो, लेकिन आपराधिक गतिविधियों में कोई खास फर्क तो दिखाई नहीं दिया। चाहे सपा की बात कर ली जाए, चाहे बसपा की बात कर ली जाए, और अब चाहे बीजेपी की बात कर ली जाए, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो ये बात सामने आती है कि कानून व्यवस्था मजबूत करने पर काम किया जाएगा, लेकिन जब कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो वो फर्क, वो असर आपराधिक ग्राफ में कहीं नजर क्यों नहीं आता है? आखिर कहाँ काम करने की जरूरत है, सिस्टम को कहाँ मजबूत करने की जरूरत है? क्योंकि कोई भी सरकार ये क्यों चाहेगी कि उसकी पार्टी में आपराधिक गतिविधियां बढ़े? देखिए, मैं आपको बताऊं इसका विस्तृत विश्लेषण करके। जी। जब सरकार को ये निर्देश हो जाते हैं कि हर अपराध पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो, तो संख्या बढ़ जाती। अब जब सरकार पे चौतरफा दबाव होता है कि ये अपराध बढ़ रहे हैं, तो एक इंस्ट्रक्शन चला जाता है कि रजिस्टर्ड न किया जाए। हम लोग जो सामाजिक जीवन में हैं, रोज ये शिकायतों से रूबरू होते हैं कि साहब हमारे हमको मारा, पीटा, हमारा मुकदमा नहीं लिखा जाता। और हम लोग उसको कहते हैं, जब दबाव बनाते हैं तब मुकदमा लिखा जाता है, वरना तो जिनको चोटें लगी हैं उनका तक का मुकदमा नहीं लिखा जाता। अब दूसरी बात कि समाजवादी पार्टी से आप तुलना करना चाहते हैं, तो समाजवादी पार्टी के राज में अगर अपराध और भय, आतंक था तो उनको तो सजा मिल गई, वो 47 पर आ गए बहुमत से। तो अब ये भी तय है कि जब आप भी यही कर रहे हैं तो अगले चुनाव में आप वो 47 पे आए थे, आप 37 पे आ जाएंगे। बिल्कुल। प्रमोद जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ बड़ौत विधानसभा से विधायक केपी मलिक जी भी जुड़ गए हैं। तो केपी जी, मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले ये कुछ बातें हैं जो मैं जनता को बता देना चाहती हूं कि बागपत पुलिस निष्क्रिय हो गई है बदमाशों के आगे। लूट हत्याओं के बाद बागपत में अपहरण का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। बागपत में दिन दहाड़े व्यापारियों का अपहरण हुआ और साथ ही परिवार से 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई। तो आखिर अभी तक जो बागपत पुलिस है वो कर क्या रही है? क्योंकि फोन पर अपहरण करने के बाद तुरंत लोहा व्यापारी के परिवार को फोन किया जाता है और उसके बाद 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है। तो क्या बागपत में गैंगवॉर के बादल मंडरा रहे हैं? बागपत के एसपी अभिषेक सिंह के हाथों से क्या लॉ एंड ऑर्डर की लगाम छूटती जा रही है? आखिर पश्चिम यूपी में अपराध पैर क्यों पसार रहा है? तो हमारे साथ केपी मलिक जुड़े हुए हैं, विधायक बड़ौत विधानसभा से। केपी मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। केपी जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आ रही है मैडम जी। स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर केपी जी। धन्यवाद जी। केपी जी, आपकी शायद आपके संज्ञान में ये होगी दुर्घटना, ये घटना जो हुई है, एक लोहा व्यापारी का अपहरण कर लिया गया है दिन दहाड़े और परिवार से फोन करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? आपका विधानसभा क्षेत्र। नहीं मैडम, हमारे यहाँ उपचुनाव चल रहा है बुलंदशहर में। मैं वहीं था, उधर जा रहा था। अभी मेरे पास भी सूचना आई है। क्या स्थिति है, क्या मैं सीधा बड़ौती जा रहा हूँ बुलंदशहर की तरफ से उसमें, ये तो मैं तब उसके बाद ही बता पाऊंगा। क्या क्या हालात, क्यों, कैसे, ये तो मैं वही बता पाऊंगा जाके। पर जो भी हुआ वो गलत हुआ है। केपी जी, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो भी हुआ वो गलत हुआ है, लेकिन जिस तरीके से लगातार लूट और हत्या की वारदातें पिछले कुछ समय से बागपत से सामने आई हैं और ऐसे में ये अपहरण हुआ है वो भी दिन दहाड़े, क्या ये बहुत बड़ा सवाल नहीं उठता है कानून व्यवस्था के ऊपर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पर जब कोई इस तरह की दिक्कत आती है मैडम, तो उन्हीं जो समस्या उभरती है उन्हीं का समाधान करने के लिए सरकार तत्पर है लगातार, जहाँ भी जरा सा वो आपकी जानकारी में होगा। अब पहली दफा ऐसा हुआ कि जितने चिन्हित अपराधी थे उनकी संपत्ति तोड़ दी गई, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और एक लिस्ट बना ली गई कि किस जिले में कितने अपराधी हैं। ये पहली दफा हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी इसमें बड़े गंभीर हैं, सरकार पूरी गंभीर है इस मामले में, पर किसी भी समस्या का समाधान तुरंत नहीं किया जा सकता इसमें।
केपी जी, ये जो आप बात कह रहे हैं कि जितने भी चिन्हित अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, वो बात हमें समझ में आ रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जिस तरीके से ये अपराध बढ़ रहा है, जो आम जनता है वो तो सुरक्षित कैसे अपने आप को महसूस करेगी, आप ये बताइए। क्योंकि जो ग्राफ है वो तो लगातार बढ़ रहा है, और अगर आए दिन इस तरीके से वारदातें सामने आएंगी तो फिर क्या कहेंगे कि सिर्फ चिन्हित अपराधियों पर काम हो रहा है, जो अपराधी फिर चिन्हित नहीं है वो तो फिर खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि उनमें कोई डर नहीं है, वो तो खुलेआम करके बैठ गए हैं, परिवार को फोन करते हैं, 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगते हैं, तो क्या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा प्रशासन? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ मैडम, इन सब की एक लिस्ट, ये और इनके जो समर्थक हैं, जो इनसे जेल में मिलने जाते हैं, जो इनकी मिलाई पर जा रहे हैं, जो इनके मदद कर रहे हैं, उन सब को भी तो चिन्हित किया जा रहा है उसमें। मदद किन की? ये अपराधियों की जो लोग मदद कर रहे हैं, कौन मदद कर रहे हैं? नहीं, अपराधियों की जो भी उसके सगे संबंधी जो भी होंगे, चाहे वो राजनीतिक होंगे या उसके परिवार के लोग होंगे, जो भी होंगे। मतलब आपका कहना यह है कि यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है अपराध बढ़ाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जी, फिर क्या मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के लोगों की सबकी लिस्ट बना के, और पिछले दिनों आपकी जानकारी में होगा कि बहुत सारे लोगों की संपत्तियां जब्त कर ली गई, बहुत सारे लोगों की संपत्तियां जो इस अपराध के माध्यम से अर्जित की गई थी वो तोड़ दी गई। तो ये उन्हें सबक देने का, उस पर रोक लगाने का यही तो तरीका है उसमें। ठीक, केपी जी बने रहिए हमारे साथ। बीएसपी नेता धर्मवीर चौधरी भी जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर आपका। जी धन्यवाद। जी धर्मवीर जी, बागपत में अभी एक घटना हुई है, एक लोहा व्यापारी के दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया गया है, और अपहरणकर्ताओं ने तुरंत फोन करके परिवार से 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांग ली है। आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए मैडम, बागपत के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सतपाल सिंह जी ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी, और पर्सनल वो मिले भी थे, और उन्होंने ये कहा था कि बागपत में घर घर में अवैध हथियार हैं, और पुलिस की निष्क्रियता के कारण कोई भी वारदात ये कर सकते हैं। तो ये बागपत की जो घटना हुई है, ये पुलिस की निष्क्रियता को दर्शाती है, और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने जो है फिरौती मांगने का दुस्साहस किया, अपहरण किया और फिरौती मांगने का दुस्साहस किया। तो ये जंगल राज है, ये कोई बागपत की पहली घटना नहीं है। इससे पहले कानपुर में, गाजियाबाद में, फूलपुर में, इलाहाबाद में, मथुरा में कितनी सैकड़ों वारदातें हो चुकी हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस के हौसले पस्त हैं, क्योंकि पुलिस का इकबाल, सरकार का जो इकबाल है बदमाशों के आगे, वो घुटने टेक चुका है। तो आज प्रदेश में जो ये त्राही मची हुई है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 बार टिप्पणी की है कि क्या प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, सैकड़ों हत्याएं हो रही हैं रोज, अपहरण, लूट, डकैती, छिनैती, बलात्कार। तो ये क्या है? ये कौन सा राज्य है योगी जी का? आप जो है दिखाने के लिए कन्याओं के पैर धोते हैं, और उसके बाद में जो है चाहे वो बलरामपुर हो, चाहे वो हाथरस हो, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, ना आप वहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलते हैं। ठीक, धर्मवीर जी, केपी जी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। आपने जो सवाल उठाए हैं उन्हीं का जवाब देने के लिए हमने उनको जोड़ा हुआ है। केपी जी, अब बताइए, यहाँ पर ये बात कही गई है कि हाथी के दांत हैं वो दिखाने की और खाने के कुछ और हैं, यानी कि दिखावा करती है बीजेपी सरकार। मैं अभी बताया था मैडम, मैं अपने भाई को बताना चाहूंगा, पिछले दिनों कितने इस तरह के लोग जो अपराधी थे, उनका कितने एनकाउंटर हुए, और लिखित भी पुलिस मतलब अपहरण का ग्राफ हो या लूट का ग्राफ हो या इस तरह का हो, वो सब आप कहीं से भी ले सकते हैं। हर बार उसका ब्यौरा दिया जाए समय के अनुसार उसमें। फिर हमने निष्पक्षता के तरीके से, वो पक्षपात के तहत नहीं, किसी पार्टी और दल को न मानते हुए बीच बीच में कोई मंच, कोई इसके माध्यम से भी यही करा जा रहा है कि हम अपराधियों के मददगार नहीं है, सरकार अपराधियों की मददगार नहीं है। अगर कोई इस तरह की सूचना देगा कि फला इलाके में फला आदमी अपराध कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी इसमें। ठीक, हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। प्रमोद जी, आपने सुना ही होगा कि केपी मलिक जी ने क्या क्या कहा है, तो ये केपी, हाँ जी, केपी मलिक जी सम्मानित विधायक हैं,
वो कोई कानून व्यवस्था के रखवाले नहीं है कि उनकी कोई गलती हो। उन्होंने तो सरकार की नीति स्पष्ट कर दी, सरकार लगी हुई है। सवाल ये है कि उनकी जिम्मेदारी थोड़ी है कि वो ज्यादा से ज्यादा आवाज उठा सकते हैं, वो कहेंगे और वो जा भी रहे हैं वहां पे। वो अपनी जगह एक दूसरा पक्ष है। मैं एक बिल्कुल अलग बात कह रहा हूँ आपसे कि मकान गिराया जा रहा है, अपराधियों के हो रहा है, इसमें तो सरकार ईमानदारी बरते, एक सूची प्रकाशित कर देनी चाहिए कि जो ये मकान जमींदोज किए जा रहे हैं, जो अपराधी हो, जरूर करना चाहिए। मैं फिर दोहरा दूं, इससे कोई गलतफहमी की गुंजाइश न रहे। जो भी अपराधी हो उनके मकान जमींदोज करो, भारत का कानून, उत्तर प्रदेश का कानून जो कहता है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर अपराधी हमारे साथ है तो उसके 100 गुना माफ, और अगर अपराधी हमारे साथ नहीं है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई। या सूची निकाल के देख लीजिए, मैं जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े बड़े जो हिस्ट्री टीचर, माफिया जो भाजपा के संरक्षण में है, जिन पे चस्पा लगा हुआ है, किसी एक का घर गिरा हो तो जरा उसका नाम बता दें। और जो सूचीबद्ध है वो आज की सूची नहीं है, ये सूची भाजपा के राज में भी थी, सपा के राज में भी थी, बसपा के राज में भी थी। पर अपराधियों के घर जो गिराए जा रहे हैं उसमें भी जिस तरह का पक्षपात हो रहा है उससे कुछ अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ ये चिंता का विषय है, सबकी चिंता का विषय है। जो जितने लोग इस डिस्कशन में हैं उनकी भी चिंता का विषय है। सरकार को वास्तविक स्थिति समझना चाहिए। हाथरस में जो कुछ हुआ दलित बेटी के साथ, जिस तरीके से बयान दे दिया ADG ने कि कोई बलात्कार नहीं हुआ, जिस तरीके से बलिया में हुआ कि पुलिस उसको पकड़ा, पुलिस ने, और पुलिस से छोड़वा दिया गया, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रदेश में पुलिस का मनोबल भी गिरा रहे हैं और अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। मैं इसे और आगे नहीं ले जाना चाहता कि जाति और धर्म के आधार पे कहूँ किसके किसके गिराए गए, बताओ जरा सा, तो नहीं जाना चाहता। हम लोग सभी लोग सामाजिक राजनीतिक हैं या विधायक भी हैं या बसपा से जुड़े हैं, हम लोग तो वस्तुस्थिति बता रहे हैं। पर करना ये पड़ेगा, सरकार को 10 कदम उठाने पड़ेंगे और अपराधियों के साथ भेदभाव न करें। ठीक प्रमोद जी, मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्य मंत्री यूपी सरकार के। बहुत स्वागत है आपका मनीष जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। मनीष जी आप सुन पा रहे हैं हमें? मनीष जी आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? ठीक, मनीष जी शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश की जाएगी। धर्मवीर जी, अभी जो बात कही है प्रमोद तिवारी जी ने, कांग्रेस नेता, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? धर्मवीर जी आपको आवाज आ रही है हमारी? तो धर्मवीर तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा कोशिश की जाएगी उनसे जुड़ने की। तो अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है परिवार से। फोन पर लोहा व्यापारी के परिवार से फिरौती मांगी गई। बागपत में लगातार यहां पर मंडरा रहा है खतरा गैंग वॉर का। SP अभिषेक सिंह जो कि बागपत में इस वक्त पोस्टिंग है उनकी, क्या उनसे बागपत नहीं संभल पा रहा है? जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उत्तर प्रदेश का क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है अब बागपत, तो आखिर क्यों नहीं लगाम लगा पा रहा क्राइम पर पुलिस प्रशासन? जिले में संगठित अपराध की दोबारा क्या शुरुआत हो गई है? ऐसा माना जाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की थी कि संगठित अपराध खत्म होता जा रहा है। मनीष गुप्ता राज्य मंत्री यूपी सरकार से हमारे साथ एक बार जुड़ गए हैं फिर से। मनीष गुप्ता जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। जी मनीष जी, आखिर ये बागपत में हो क्या रहा है, क्या हो? क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लूट और हत्याओं के बाद फिर अभी ये अपहरण का मामला सामने आया। दिन दहाड़े लोहा व्यापारी का अपहरण हुआ और उसके बाद 1 करोड़ रुपए की फिरौती परिवार से मांग ली गई। हमारी सरकार में किसी भी अपराध को और किसी भी अपराधी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं प्रशासन को कि ढूंढ करके किसी भी तरह से हमारे सकुशल, पूरी संवेदना है हमारी उस परिवार के साथ में, उनको सकुशल उनके घर तक पहुंचाना और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना, यह हमारी सरकार का लक्ष्य है। उसको पूरा करना प्रशासन का जिम्मेदारी है।
जिले के और एडीजी को, सभी लोगों को उसको स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। मैंने भी सभी लोगों से बात करी है जी, और उनको स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसी किसी भी घटना के ऊपर अगर तत्काल सकुशल घर वापसी नहीं होती है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मनीष जी देखो, जिम्मेदारी तो जाहिर सी बात है कि आपकी सरकार है, सत्ता में है, तो फिर जिम्मेदारी तो आप ही की है, आपको करना पड़ेगा ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर ऐसे में किसी ये आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, ग्राफ बढ़ रहा है, तो उस पर लगाम पाने में क्यों नाकामयाब साबित हो रही है आखिर यूपी सरकार? क्योंकि जब पहले आंकड़ा दिखाया गया था तो ये बात सामने आई कि आपराधिक आंकड़ा कम हुआ है पिछले कुछ सालों से, लेकिन अभी कुछ समय से लगातार एक के बाद एक लूट, हत्या, रेप, इस तरह की वारदातें सामने आई और खासकर बागपत इनमें सबसे आगे है, क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। क्या माने कि कानून व्यवस्था पर जो पकड़ थी वो यूपी सरकार की कमजोर होती जा रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रतिदिन आज भी हमने प्रदेश के अंदर 7 एनकाउंटर किए हैं, अपराधियों को सीधे सीधे गिरफ्तार किया है। हमारा लक्ष्य संगठित अपराध को पूरी तरह से समाप्त करना है। कल की तारीख में 3 पुलिस मुठभेड़ हुई। पुलिस दिन रात हमारी काम कर रही है। सीमावर्ती जिला है, आसपास के दूसरे राज्यों से भी अपराधी कभी कभी प्रवेश कर जाते हैं और ऐसे किसी भी संगठित गिरोह को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा है, हमने तो अपराधियों को जमींदोज किया है, उनके बनाए हुए किले और महलों को समाप्त किया है, पूरे साम्राज्य को खत्म किया है। ये चिराग के बुझने से पहले की आखिरी जब बुझने लगता है चिराग तो बहुत कस के फड़फड़ाता है। ये वो स्थिति है। अपराधी लोग अपने दमन शक्ल से घबराए हुए हैं और सरकार को ठीक चुनाव के समय, उपचुनाव के समय बदनाम करने की दृष्टि से ऐसा कार्य उन्होंने किया है। लेकिन किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं स्पष्ट बता दूं, उस परिवार के साथ में पूरी संवेदनाएं हैं और प्रदेश के एक व्यापारी और उद्यमी की रक्षा करना, आम जनता की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। हमारा प्रशासन इसमें दिन रात काम करेगा। लेकिन जनता सुरक्षित तब महसूस करेगी जब इस तरह की जो आपराधिक घटनाएं हैं आए दिन रोज नहीं सामने आएंगी। जब इस तरीके से ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी तो आम जनता सुरक्षित खुद को कैसे महसूस करेगी? और दूसरी बात ये, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है यहाँ पर कि सरकार को जो भी माफिया सपोर्ट करता है, संरक्षण देता है, तब जाके सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, और जो भी माफिया या जो भी अपराधी संरक्षण में नहीं आता सरकार के, तो फिर सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक भी अपराधी हमारी सरकार में बताइए, एक भी बाहुबली हमारी सरकार में बताइए जो जिम्मेदारी के पद पर किसी पर भी हो, एक भी मंत्री हमारा बाहुबली हो, ऐसा बताइए, अपराधी हो। हम स्पष्ट और साफ सुथरी सर्वस्पर्शी सर्वग्राही सरकार देने के लिए दिन रात तत्पर है। और ये सदैव बदलाव की ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हमारे स्वच्छ छवि के मुख्यमंत्री पर उनके स्वच्छ तरीके से, साफ सुथरे तरीके से काम करने के, निष्पक्ष काम करने के तरीके पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। ठीक, ऐसी परिस्थितियों में अभी कल तक आपसे ही टीवी चैनल बता रहे थे कि कितनी जगहों पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करी गई। ये एक घटना वास्तव में, इसके लिए हम किसी भी घटना से मुंह नहीं मोड़ते, हम तो तुरंत उस पर कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। ठीक मनीष जी, इसी वजह से आप सत्ता में है, क्योंकि जनता ने ये चाहा है कि अपराधों पर लगाम लग सके, और ये वाकई सरकार का कर्तव्य है कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए। बहरहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के